एवरीवन, वेलकम टू एंटायर साइंस। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज टॉर्क। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब हम लोग किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो सपोज इस बॉक्स में अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूं तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये रिक्वायर्ड नहीं है कि बॉक्स में जब मैं फोर्स लगाऊं तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में फोर्स लगाता हूं तो वो सेंटर के टुवर्ड्स मूव करेगा, मतलब जो उसकी डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स सेंटर होगी। बट अगर मैं इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या करूं, चेंज कर दूं और उसके टॉप पे फोर्स अप्लाइड करूं। अगर मैं फोर्स यहां पे अप्लाइड करूं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्रिएट होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट मेरे पास टर्न हो जाएगा, मतलब कि ये इस तरफ से मूव करेगा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जब मैं फोर्स की डायरेक्शन या पोजीशन को चेंज कर दूं तो हमारे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट चेंज हो जाता है। तो जनरली टॉर्क जो होता है वो एक टाइप का फोर्स होता है जिसको हम लोग सेंटर पे लगाते हैं ऑब्जेक्ट के, और उसके वजह से वो सेंटर के टुवर्ड्स में मूव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क की डेफिनेशन यहां पे जो मैंने लिखी है, टॉर्क इज जस्ट अ फोर्स दैट इज अप्लाइड आउट ऑफ लाइन विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जब मैं किसी मास के सेंटर पे फोर्स को अप्लाइड करूंगा तो कुछ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के कुछ सेंटर से दैट ऑब्जेक्ट कॉजेज एन रोटेशन, मतलब कि उसमें एक मोशन प्रोड्यूस होगा जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट एक रोटेटरी मोशन में मूव करेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। तो हमारे पास जो स्पैन होता है, स्पैन यूज किया जाता है, हम लोग यूज करते हैं चीजों को। यहां पे मैंने एक स्पैन यूज किया जिसको हम लोग नट को टाइट और लूज करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग अप्लाइड क्या करते हैं कि हैंडल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं आर। तो मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि फोर्स जहां से लग रही है उससे कुछ डिस्टेंस आर पे जब मैं सेंटर पे फोर्स लगाऊंगा तो हमारा स्पैन रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। रोटेशन प्रोड्यूस करने का रीजन क्या है कि मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाया। जब मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाऊंगा तो ये स्पैन की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ, और जो उसका मोशन होगा मैं गेट कर सकता हूं वो इस तरफ मूव करेगा। मतलब ये इधर से जाएगा इस डायरेक्शन में और इसकी मूवमेंट क्या होगी, इसके जस्ट इधर अपोजिट डायरेक्शन में। इसके वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट को हमें बताती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अगर इसको डेफिनेशन के हिसाब से मैं ना समझा तो एग्जांपल एक समझाऊं। जैसे हमारे पास स्टीयरिंग व्हील होती है, तो स्टीयरिंग व्हील में हम लोग जब यहां पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है कि वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाइड करता हूं वो डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। अगर मैं क्लॉकवाइज यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो स्टीयरिंग मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारे फोर्स लगाने की पोजीशन ये डिसाइड करती है कि वो बॉडी किस वे ऑफ मोशन को प्रोड्यूस करने वाली है। तो स्टीयरिंग में अगर मैंने फोर्स यहां पे डाउनवर्ड लगाया है तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और जब मैं उसको अपवर्ड की तरफ लगा रहा हूं तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो टॉर्क हमारे पास सिंपल एक रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है जब हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो टॉर्क की डेफिनेशन ये याद रख सकते हो जो मैंने इसमें लिखी है। नेक्स्ट, टॉर्क किस चीज पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज, टॉर्क को हम लोग मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको टॉर्क बोला जाता है। अगर मैं इसको दूसरे नाम से बोलूं तो उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट किसी बॉडी पे अगर अप्लाइड किया जाता है तो वो एक प्रोड्यूस करता है फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं टॉर्क को या टर्निंग इफेक्ट को, वो हमें इंपॉर्टेंट है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब कि कितनी ज्यादा फोर्स अप्लाइड की जा रही है वो डिसाइड करेगा कि हमारा टॉर्क कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि डिस्टेंस कितनी है उस लाइन ऑफ एक्शन से। जैसे यहां पे स्पैन वाले में डायग्राम में देखो कि इसका हैंडल अगर बहुत बड़ा होगा तो उसका हैंडल बहुत बड़ा होगा तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इट मींस कि मैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा अपने फोर्स की, डिस्टेंस में बढ़ाऊंगा जहां पे फोर्स लगने वाली है, वो क्या करेगा, फोर्स को, टॉर्क को इंक्रीज करेगा। तो जो छोटे स्पैन होते हैं वो छोटे नट को खोलने के लिए आते हैं,
और जो बड़े स्पैन होते हैं जो ट्रक वगैरह में यूज किए जाते हैं, उनका हैंडल बहुत बड़ा बनाया जाता है, बिकॉज वहां पे मुझे टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। फॉर दैट रीजन वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड पे टॉर्क डिपेंड करता है और डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्सिस पे। थर्ड पॉइंट इज अबाउट एसआई यूनिट। जो टॉर्क की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन और मीटर से। सीजीएस यूनिट होती है उसकी डाइन इंटू सेंटीमीटर। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों याद होनी चाहिए किसी भी डेफिनेशन की या टर्म की। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हमने अभी टॉर्क में पढ़ा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिटेल में समझूं तो हमारे पास दो टाइप के मूवमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड करूं और वो एक मूवमेंट में मूव करे, मतलब डायरेक्शन में मूव करे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तब प्रोड्यूस होता है कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर एक रिक्वायर्ड पोजीशन पे फोर्स लगाऊं, जैसे कि एक डिस्क है और डिस्क को मैंने बीच से ज्वाइंट कर रखा है, तो डिस्क यहां पे बीच से ज्वाइंटेड है, मतलब कि पाइवट है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाइड करूंगा तो उसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट मींस कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी के डायरेक्शन में मेरी बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगी। और एक और पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमेशा हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इट मींस कि अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट जस्ट अपोजिट। अगर मैं फोर्स की पोजीशन चेंज कर दूं, अब मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं और मेरी बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो वहां पे क्या होगा कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट की हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वो नेगेटिव ली जाती है। इट मींस अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज मूव करती है तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कपल। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंबाइन हो जाएं किसी पे बॉडी पे, तो वो एक टर्म को प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं कपल। कपल वर्ड का मतलब अगर मैं समझाऊं तो पेयर होता है। कपल वर्ड का मतलब होता है पेयर। इट मींस कि अगर मैं किसी बॉडी पे पेयर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करता हूं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द पेयर ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड द पेयर फोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ कपल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कपल। अब कपल समझने का सबसे आसान तरीका है कि अगर मैं किसी बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करूं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो वहां पे एक डायरेक्शन में अपने आप उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। एग्जांपल के लिए डायग्राम को समझते हैं। तो यहां पे जब मैं टैप को ओपन करता हूं तो टैप की डायरेक्शन में यहां पे जब उसको ओपन कर रहा हूं तो सी फोर्स मेरे पास मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो साइड है वो अपने आप किधर की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिससे हमें यह समझ में आता है कि जब भी हम लोग किसी बॉडी के ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, और फॉर दैट रीजन वी आर सेइंग इट अ कपल फोर्स। तो कपल फोर्स हमेशा पेयर में लगती है। जैसे बॉटल को मुझे ओपन करना है तो बॉटल को मैं जब रोटेट करूंगा तो एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगी, उसी के डायरेक्शन में एक और रिएक्शनरी फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके वजह से वो बॉटल खुल पाता है। और इसी के पेयर ऑफ फोर्सेस के काम करने के वजह से हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि कोई मुझे लॉक खोलना है, तो लॉक खोलने में जब मैं की को रोटेट करता हूं तो जिस डायरेक्शन में मैं की को रोटेट करता हूं उसके डायरेक्शन में एक और रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से की लॉक को ओपन कर पाता है। हैंडल को यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील को देख लो। स्टीयरिंग व्हील में जनरली हम लोग दोनों हैंड से स्टीयरिंग व्हील को जब पकड़ के चलाते हैं तो जब मैं एक डायरेक्शन से फोर्स लगाता हूं तो स्टीयरिंग व्हील का हैंड दूसरी डायरेक्शन में अपना मूव कर जाता है, और जब मैं इधर से इसको मूव करता हूं तो मेरा ये वाला हैंड इस डायरेक्शन में की तरफ मूव करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पेयर ऑफ फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं। अगर मैं एक डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव करूंगा तो मेरा हैंडल इधर की तरफ मूव करेगा, और इधर की तरफ मूव करूंगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। मोमेंट ऑफ कपल होने का मतलब होता है कि जो मेरे पास फोर्स है इसका फॉर्मूला यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है। तो जब मैं किसी बॉडी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करता हूं तो वो हमारे पास क्रिएट होता है फॉर्मूले के टर्म्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल।
तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है मेरे पास ईदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ईदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस और आर्म कपल। तो इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझना कि जब मैं पॉइंट ए पे फोर्स लगा रहा हूं तो मेरी मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, और जब मैं पॉइंट बी पे फोर्स लगा रहा हूं तो मेरी मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, सी। यहां पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये बी वाला पार्ट इधर की तरफ अपने आप मूव कर रहा है, और जब मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं उसको, तो उसकी मूवमेंट क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक टर्म में। तो यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं तो मोमेंट ऑफ फोर्स F, मोमेंट ऑफ फोर्स F एट द एंड A, अगर एंड की A की बात करूं तो वहां पे जो मेरे पास मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड होगा वो होगा सेंटर से लेके उस पोजीशन की, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं कंसीडर करूंगा, और मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, F इंटू OA। तो मेरा फॉर्मूला अगर मैं पॉइंट A पे अप्लाइड करूंगा तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए बन जाएगा F इंटू OA। सिमिलरली फॉर B, अगर मैं B के लिए बात करूं तो सिमिलरली फॉर B, तो अगर मैं B के लिए बोलूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसकी कितनी है, B डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी F इंटू OB। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर मैं A पे निकालूंगा तो वो निकालूंगा F इंटू OA, और मोमेंट ऑफ इस पे निकालूंगा तो वो कितना होगा, दैट विल बी योर F इंटू OB। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये OA और OB टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, OA और OB की जो टोटल डिस्टेंस है वो D है। तो मैं दोनों फॉर्मूले को मर्ज करके एक फॉर्मूले के टर्म में लिख सकता हूं। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास एक फॉर्मूले में लिखा जाएगा ऑफ फोर्स, उसको हम लोग लिख सकते हैं दैट विल बी F इंटू डी। F जो फोर्स अप्लाइड हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, और D मेरे पास जो डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो इसको याद रखना कि F इंटू डी मेरे पास फॉर्मूला होता है तो मोमेंट ऑफ कपल के लिए। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर समझना चाहोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस D है, और फोर्स जो A पे लग रही है और B पे लग रही है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चलो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। टिल देन वीडियो को अच्छे से देखना, टॉपिक्स को अपने कवर अप कर लो, नोट्स बना लो और टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।